हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ नए लेक्चर के साथ हूँ जो कि सीआरपीसी सेक्शन 154 से डील करता है। टॉपिक का नाम है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड इट्स एविडेंशियल वैल्यू। So in criminal cases FIR is the first step to assist to justice। सबको पता है कि कोई भी क्राइम होता है और उसके बाद सबसे पहले पुलिस को जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस क्राइम के रिगार्डिंग, उसी को हम एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो मतलब किसी को अगर ये चाहता है कि कोई विक्टिम है, जैसे वो चाहता है कि उसको कंपनसेशन मिले या फिर तो सबसे पहले उसको पुलिस में जाके एफआईआर करानी है। तो इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जाके पुलिस जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन जाएगा, वहां जो भी ऑफिसर प्रेजेंट रहेगा उसको जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसके कमीशन के बारे में कोई भी व्यक्ति जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो ऑफेंस आते हैं जो कि बहुत ग्रेव नेचर के होते हैं। ये सीआरपीसी में दिया हुआ है कॉग्निजेबल, आप उसको देख सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि जिसमें पुलिस ऑफिसर्स डायरेक्ट जाकर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, इसी तरह के जो ऑफेंस होते हैं वो सारे इसमें डील करते हैं। तो मैंने इस सेक्शन को मतलब इस सेक्शन को तोड़कर इसके जो मेन एसेंशियल्स हैं वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं अपनी स्लाइड्स में। So an analysis of section 154. So first of all, the information is to be given to an officer in charge of police station। कोई भी व्यक्ति जाएगा वो वहाँ पर जो भी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होगा उसको वो इंफॉर्मेशन देगा। Secondly, if the information is to be given orally, then it must be reduced to writing by the officer himself। कोई भी व्यक्ति अगर जाके ओरली अगर बताता है, या तो कोई एप्लीकेशन लिख के लेके जा रहा है सारा, उसमें सारा जो भी ऑफेंस उसके बारे में जो भी है वो सारा कुछ लिख के रिटर्न फॉर्म में दे रहा है। यदि कोई व्यक्ति जाके ओरली सब कुछ बता रहा है तो जहाँ पे वो जो पुलिस ऑफिसर जो प्रेजेंट होगा जो उसको सुन रहा होगा वो सारा कुछ वो रिटर्न में उसको लिखेगा। लिखने के बाद वो उस पर उसके सिग्नेचर लेगा, जो भी इंफॉर्मेंट होगा उसके। और जो सारा सब्सटेंस होगा जो भी उसने बताया इंफॉर्मेशन के बारे में, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि जो पुलिस स्टेशन में जो स्टेशन डायरी होती है उसमें वो सारा सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें नोट करे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी वो लिखेगा, लिख के सिग्नेचर लेगा, तो उसकी एक जो कॉपी होगी एफआईआर की, जो भी इंफॉर्मेशन की जो कॉपी होगी जो उसमें रिकॉर्ड की गई होगी, उसकी एक कॉपी जो व्यक्ति जिसने इंफॉर्मेशन दी है, जिसको हम इंफॉर्मेंट बोल रहे हैं, उसको वो कॉपी उसको दे देगा पुलिस स्टेशन में। पुलिस ऑफिसर इंचार्ज इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिकॉर्डेड सब्सटेंस की जो कॉपी होगी वो प्रोवाइड करवा। हाँ, यदि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जो ऑफिसर प्रेजेंट है, ऑफिसर इंचार्ज प्रेजेंट है, और वो व्यक्ति बोलते कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ऑफिसर इंचार्ज उसकी उसकी कुछ सुन ही नहीं रहा है और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन को नहीं लिख रहा है, नहीं सुन रहा है, एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो अग्रीव्ड इंफॉर्मेंट होगा, जो व्यक्ति होगा, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पुलिस को रिटर्न फॉर्म में तो जो भी घटना का जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको रिटर्न फॉर्म में वो एसपी को बाई पोस्ट भेज सकेगा। फिर एसपी देखेगा उसको कि क्या वह जो उसने इंफॉर्मेशन दी है उस पर एक्शन लेना चाहिए। यदि उसको लगता है कि एक्शन लेना चाहिए तो वो खुद एक्शन लेगा और अपने किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को उस पर एक्शन लेने के लिए बोल सकेगा। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से कुछ प्रोविजन जोड़े गए हैं। इसमें क्या है, जो भी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध दिए हुए हैं सेक्शन आईपीसी में, सेक्शन 226 सॉरी 326, 326 ए बी, 354, 354 ए बी सी डी, 376 जो कि रेप से डील करता है, 376 ए बी सी डी ई, जितने भी उसके प्रोविजन है वो, 509 सेक्शन। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं आईपीसी के, यदि किसी विमेन के साथ कोई भी ऐसा कोई क्राइम कमिट होता है या फिर अटेम्प्ट भी होता है अगर उसका, तो जो भी जो इंफॉर्मेशन है ना वो महिला की एक महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा ही रिकॉर्ड की जाए। और यही नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट प्रोविजन भी ऐड किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सपोज उसके साथ रेप हुआ है या कोई 354 सेक्शन में जो ऑफेंस दिए हैं उनमें से कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और वो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, वो पुलिस स्टेशन जाके अपनी एफआईआर लॉन्च नहीं करवा पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होगा, जो भी महिला होगी, वो मतलब जो पुलिस ऑफिसर होगा वो जाकर जहां वो इंफॉर्मेंट, जहां वो व्यक्ति चाहता है कि या तो उसके रेजिडेंस में या जहां उसको कन्वीनियंट होगा इंफॉर्मेशन देने के लिए, वहां पुलिस ऑफिसर को बुलाएगा और उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको देगा। मतलब उसकी पर्सन की चॉइस के ही जगह पर जो इंफॉर्मेशन है वो दे सकेगा। ऐसा नहीं है कि उसको, अगर वो मेंटली परेशान है, उसको पुलिस स्टेशन में जाके ही अपनी एफआईआर लॉन्च करेगा। अगर वो चाहता है कि वो पुलिस ऑफिसर को कॉल भी कर सकता है और वो बोल सकता है कि आप मेरे रेजिडेंस पे आइए, मैं आपको ऑफेंस के बारे में, जो मेरे साथ घटना घटित हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। या पुलिस ऑफिसर ऑफिसर को लगता है, उसको पता चला है, तो वो उससे जो भी पूछना, उसको इंक्वायरी करना है, तो वो जा सकेगा उसके पास, जो व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा कुछ कमिट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, ये जो ऑफेंस दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो डील करती है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। जनरली क्या होता है, एफआईआर कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है। सबको पता है कि डायरेक्ट एफआईआर, क्योंकि फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है, एफआईआर लिखा है कि हाँ ठीक है ये एविडेंस है। लेकिन ये जो एफआईआर है वो किसी एविडेंस को कॉरोबरेट, या किसी विटनेस कोई सेंटेंस बोल रहा है, कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको कॉरोबरेट करने के लिए या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो ये एफआईआर में जो वो बोल रहा है उसको यूज किया जा सकता है। इससे दो सेक्शन एविडेंस के रिलेट करते हैं, सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सबसे पहला सेक्शन जो है 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें लिखा दिया गया है, it says that in order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by the witness related to the same fact, जो भी फैक्ट के कोई फॉर्मर स्टेटमेंट, जैसे वो वहां कोर्ट में जाके कोई फैक्ट बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था, वही सेम फैक्ट के बारे में अगर उसने एफआईआर में बोला है, तो उस समय पे वो एफआईआर मतलब कॉरोबोरेट करने के लिए यूज किया कि हाँ वो ये व्यक्ति है, इसने यही वाला सेम स्टेटमेंट अपनी एफआईआर में भी दिया गया है। तो यानी हो सकता है कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में, पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में झूठ नहीं बोल रहा है। और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, या फिर कोई समय बता रहा है, सपोज के समय वो बता रहा है कि इस समय पे वो घटना हुई है, वही समय उसने एफआईआर में मेंशन किया, तो इन दोनों ही कंडीशन में उसको कॉरोबोरेट कर सकते हैं। जो एफआईआर है वो कॉरोबोरेट करने के लिए यूज की जा सकती है। लेकिन जो उसने फॉर्मर स्टेटमेंट दिया है वो लीगली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने ही दिया जाना चाहिए, तभी उसको कॉरोबोरेट करने के लिए प्रूव किया जा सकता है। जैसे पुलिस वाले के सामने वो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके रिगार्डिंग, तो वो लीगली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो उसके सामने देना जरूरी है अगर आप कॉरोबोरेट करना चाहते हैं। ऐसे जो सेक्शन 145 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो इसमें यही है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया है, पहले रिटर्न में दिया है, तो
उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम सेक्शन 145 का यूज करेंगे और कॉरोबोरेट करने के लिए हम सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस का यूज करेंगे। ये इसमें मैंने लिख रखा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि सपोज कोई अक्यूज ही आता है, कोई अक्यूज ने अपना मतलब कोई भी क्राइम कमिट करता है अक्यूज, और वो खुद जाता है पुलिस स्टेशन, बोलते हैं कि मैंने ये क्राइम कमिट किया, आप इसकी एफआईआर लिखिए। तो उस समय पे उस एफआईआर की क्या एविडेंशियरी वैल्यू रहेगी? तो आपने इंडियन एविडेंस अगर ठीक से पढ़ा हो तो उसमें सेक्शन 25 है, वो ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस वाले के सामने जाके कन्फेस करता है तो रिगार्डिंग द ऑफेंस, तो उसका कन्फेशन मतलब यूज ही नहीं किया जाएगा, उसको प्रूव ही नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति खुद जाके, कोई अक्यूज खुद ही जाकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च कराता है, तो वो एफआईआर ना ही कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज की जाएगी, ना ही कॉरोबोरेट करने के लिए यूज की जाएगी, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगी। और एक बात और, एक जो इसका एक एक्सेप्शन है कि कब एफआईआर प्राइमरी एविडेंस के रूप में यूज की जा सकती है, सब्सटेंटिव एविडेंस के रूप में यूज की जा सकती है, वो है डाइंग डिक्लेरेशन। कोई व्यक्ति है जिसने एफआईआर लॉन्च कराई है और उसके तुरंत बाद वो उसकी डेथ हो जाती है, तो सेक्शन 32 का जो फर्स्ट क्लॉज है, तो उसमें उस एफआईआर को एज अ प्राइमरी और सब्सटेंटिव एविडेंस यूज किया जा सकता है। लेकिन उसकी डाइंग डिक्लेरेशन तभी यूज होता है जब जो पर्सन जिसने जो स्टेटमेंट दिया उसकी डेथ होना ही चाहिए, मतलब उसकी डेथ होगी तभी उसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जाएगा। यदि वो नहीं मरता है तो फिर क्यों ही डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उसको यूज किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था एफआईआर पे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मैंने बेयरली आपको बता दिया है कि एफआईआर क्या होती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में यूज की जाती, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज की जाती है। पुलिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि जिसके साथ हुआ हो, कोई भी व्यक्ति अननोन भी उसको ऑफेंस के बारे में जाके पुलिस ऑफिसर को बता बता सकता है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो आप जरूर लिखिएगा जब भी एलएलबी में या कहीं सिविल जज के एग्जाम में कहीं भी आप अगर आंसर राइट करते हैं तो सेक्शन 154 को मेंशन कीजिए, सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस को मेंशन कीजिए, 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को मेंशन कीजिए, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को यूज कीजिए, सेक्शन 32 का क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट इसको यूज कीजिए, तभी वो आंसर एक पूरा फुल आंसर बन पाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और थैंक यू सो मच।